हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे, जीवों में श्वसन। ठीक है, हमने 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों का। और अभी हम चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 है जीवों में श्वसन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। हम देखेंगे इस चैप्टर में हम श्वसन क्यों करते हैं, साथ ही हम इसमें देखेंगे श्वसन है क्या। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें देखेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं, और इसके बाद हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, जल में श्वसन, क्या पादप भी श्वसन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, लाइन बाई लाइन। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर से आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। फिर बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। अब हम इसे पढ़ते हैं। हम श्वसन क्यों लेते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, और वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, और इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है, और कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है, और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के उपयोग के अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित होता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ग्लूकोज
फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड और ये ऊर्जा में विखंडित होता है। फिर जब हमारे पैर में कभी ऐंठन होती है, ऐसा क्या होता है? क्योंकि पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। आगे बताया जा रहा है श्वसन क्या है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन मतलब कि जो अंदर लिया गया सांस है और उच्छ्वसन मतलब कि जो हम बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं। दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं? सामान्यतः हम अपने नथुनों मतलब नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर नासा गुहा इधर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। यह एक बड़ी पेशीय परत है जो डायाफ्राम कहलाती है। ठीक, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फिर फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर भी सकते हैं। ठीक है, वायु अंदर आती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कब? अंतःश्वसन में। और उच्छ्वसन में क्या होता है? पसलियां अंदर की ओर गति करेंगी और डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए धूम्रपान का सेवन करने से बचना चाहिए। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड।
उच्च श्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य जंतुओं में श्वसन हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। नंबर 1, कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास तंत्र कहलाते हैं और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा रहता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। श्वास प्रणाल। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। केंचुआ। इसको हमने क्लास 6 में पढ़ा था, केंचुआ वाला। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। जल में श्वसन। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों के भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। मूल रोम वायु अवकाश मृदा के कण। मूल मृदा से वायु अवशोषित। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता मतलब कि जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन, श्वास रंध्र, श्वास प्रणाल, हमने इन सभी के बारे में समझा। आगे दिया जा रहा सारांश। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय फिर लैक्टिक एसिड बनता है ना। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है और मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। कॉकरोच। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में इन्हें छिद्र होते हैं
नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है क्योंकि जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में शोषण करना हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।